हेलो छात्रों, झारखंड एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि कक्षा 12th की जो है वो हिस्ट्री का बुक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री का बुक जो 12th क्लास में पढ़ना है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो हिस्ट्री 3 भागों में यानी कि 3 पुस्तक आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें कि ये पहला भाग है। तो चलिए देखते हैं पहला भाग में कौन कौन सा चैप्टर दिया हुआ है। अगर बात करें पहले भाग में चैप्टर का, तो देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे किससे, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। चैप्टर का नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां, लेकिन उसमें पढ़ना क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। उसी तरह दूसरा चैप्टर में क्या है, राजा, किसान और नगर। ठीक है, इसमें लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी सन तक पढ़ना है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा चैप्टर की बात करें तो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ना है। इसमें भी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। इसमें क्या है, किसान और नगर और राज के बारे में पढ़ेंगे, और वही काल के समय का, वही पीरियड का हम लोग इसमें बंधुत्व, जाति तथा वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आगे अगर बात करें तो आगे हम लोग को पढ़ना है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, ये भी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी सन तक पढ़ेंगे, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन तक। उसके बाद आ जाता है भाग 2 की पुस्तक। भाग 2 की पुस्तक में हम लोग देखेंगे यात्रियों के नज़रिए। ये विषय 5 है। ठीक है, 5वीं विषय यानी कि 5वीं चैप्टर है, जिसमें यात्रियों के नज़रिए और समाज के बारे में उनकी समझ। ठीक है, यात्री जो आया था उसका नज़रिया क्या था भारत के संस्कृति को देखने का, और समाज के बारे में उसका क्या नज़रिया था, उन्होंने भारत के समाज और संस्कृति के बारे में क्या समझा, क्या जाना, अपने नज़रिया के हिसाब से पुस्तक जो लिखे हैं वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और सभी भिन्न भिन्न प्रकार के यात्रियों के नज़रिए के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद विषय 6 जो है उसमें पढ़ेंगे भक्ति, सूफी और परंपराएं। ठीक है, इसमें धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से अगर हम बात करें जो तीसरा पुस्तक होने वाला है, तीसरी पुस्तक में दूसरा पुस्तक का कुछ और बच रहा है जो विषय 7 है। विषय 7 में हम लोग पढ़ेंगे एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। ठीक है, विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं सदी तक का। ठीक है, उसके बाद विषय 8 में पढ़ेंगे किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, कृषि, समाज और मुगल साम्राज्य के बारे में, लगभग 16वीं और 17वीं सदी के बारे में इसमें पढ़ना है। वहीं अगर बुक 3 की बात करें तो तीसरा बुक में हम लोग पढ़ेंगे विषय 9। ठीक है, तीसरा बुक के अंदर अध्याय 9 यानी कि विषय 9, इसमें पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और देहात। सरकारी अभिलेखों का अध्ययन करना है और इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वहीं विषय 10 की अगर बात करें तो विद्रोही और राज के बारे में पढ़ेंगे। 1857 का आंदोलन इसी में पढ़ना है, इसका व्याख्यान किया गया है। ठीक है, विषय 11 की बात करें तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है हम लोगों को। उसी में मिलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उससे आगे यानी कि सविनय अवज्ञा से शुरू करके उससे आगे तक के आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। विषय 12वीं की बात करें तो संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, और एक नए युग की शुरुआत, यानी कि संविधान का निर्माण हो गया, लागू हो गया तो स्वतंत्र भारत, और वहाँ से एक नए युग की जो शुरुआत हुई, यानी गुलामी को जो हम लोग पीछे छोड़ दिए, तो वहाँ से हम लोग को पढ़ना है। तो ये हो गया 3 पुस्तक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले का जो पुस्तक है, ठीक है, सबसे पहला जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय यानी कि विषय 1 पढ़ना है। विषय 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है, लेकिन इसमें पढ़ना हम लोग को दरअसल हड़प्पा सभ्यता के बारे में है। लेकिन हम लोग हड़प्पा सभ्यता को जानेंगे कैसे, क्योंकि ये जो इतिहास है, इस समय के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत पुराने समय का इतिहास काल, और उस समय के इतिहास काल में हम लोगों को लिखित इतिहास नहीं मिलता है, लिखित कोई पुस्तक या साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, 1-2 लेख को छेड़ करके, तो ये सब अगर 1-2 शिलालेख को छोड़ दें तो जिसको भी अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है, जो शिलालेख लिखा गया उससे भी कोई जानकारी हम लोग को मिली नहीं है, जानने में कोई मदद नहीं हुआ है। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे हड़प्पा सभ्यता, तो किस चीज़ के बारे में, वहाँ के संस्कृति और सभ्यता के बारे में। तो वहाँ जो ईंटें का उपयोग किया गया है, या मनके का जो उपयोग किया जाता था, या जो अस्थियाँ मिली हैं आसपास, इससे हम लोग उसके बारे में संभावना जताएंगे। हर जगह आप लोगों को संभावना ही मिलेगा और जानने का प्रयास करेंगे।
तो मेरा मानना है कि पुस्तक जो है लाइन बाय लाइन सबसे पहले पढ़ना चाहिए। अगर हम लोग पुस्तक को पहली बार पढ़ रहे हैं तो लाइन बाय लाइन पढ़ने से ही संपूर्ण समझ में आएगा। उसके बाद जो नोट्स होता है वो रिवीजन के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए इसको हम अगर पढ़ चुके हैं तो इसका कोई हेडिंग या कोई छोटा सा टॉपिक भी पढ़ करके हम पूरे इसके बारे में याद या रिकॉल कर सकते हैं अपनी मेमोरी में, अपने माइंड में। ठीक है, तो जो नोट्स है वो रिवीजन के लिए होता है और हमको लगता है कि लगभग सभी स्टूडेंट पढ़ने का तो प्रयास अवश्य करते हैं, पुस्तक को लाइन बाय लाइन या पुस्तक की अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वर्ड या कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो समझ में नहीं आता है, जिसके कारण लोग छोड़ देते हैं पढ़ना। तो चलिए शुरू करिए आज से मेरे साथ, ये सेशन लगातार चलता रहेगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो 12th क्लास में हैं और या जिनको ज़रूरत है 12th के हिस्ट्री जानने के बारे में। हम भी आप ही लोग के साथ जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करें तो हड़प्पाई मुहर जो चित्र 1.1 में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु है। ठीक है, इसी का नाम है हड़प्पा सभ्यता का ही दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व है, मतलब विशेष है। ठीक है, इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है। लेकिन ये बना किससे है, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि इसमें एक जानवर का चित्र देखने को मिलता है, ठीक है, इस मोहर में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सांकेतिक लिपि कुछ है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये मुहर अति महत्वपूर्ण है अगर हम वहाँ के सभ्यता या संस्कृति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, फिर भी हमें इस क्षेत्र के उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में और उनके पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे कि उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार तथा मुहरें, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग का जो वहाँ का जानकारी हम लोग कैसे कैसे अध्ययन किए हैं कि उनके द्वारा छोड़ा गया जो पूरा वस्तु है, यानी कि पुरानी वस्तु है जो उनके द्वारा उपयोग में लाया जाता था, उनमें से क्या है, आवास। ठीक है, उन लोगों का आवास किस शैली का बना था, किस तरह का बना था। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। ठीक है, आभूषण यानी कि वो लोग भी सजने संवरने के लिए जो आभूषण का प्रयोग करते थे, सुंदरता को निखारने के लिए, वो आभूषण। औजार तथा मुहरें, या दूसरों शब्दों में कहें तो पुरातात्विक साक्ष्य, यानी कि पुराने साक्ष्य या सबूत, जिससे हम लोग इस संस्कृति या सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ विषय में क्या और कैसे जानते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो विषय में क्या जानेंगे और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। अन्वेषण यानी कि इसको जानने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक जो साक्ष्य है उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ये हम लोग या व्याख्या कैसे की जाती है ये जानने का प्रयास करेंगे। इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है, ये जो व्याख्या होता है उसमें कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। हम शुरू में क्या बोले थे कि हम लोग अधिकतर संभावना लेकर के चलते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि हम लोग को लिखित साक्ष्य मिला नहीं है, हम लोग को जो कुछ वस्तु मिला है वहाँ आसपास बिखेरा हुआ जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, तो उसी को लेकर के कोई अपना फिलोसफी अलग देता है, कोई अपना अलग देता है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में भी बहुत प्रकार के, मान लीजिए कि एक फ्योन्स नाम का एक मिट्टी का बर्तन था। ठीक है, जो चिकनी मिट्टी और कुछ चिपचिपा पदार्थ को मिला करके बालू के साथ घिस करके बनाया जाता था, वो अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण नहीं, कहने का मतलब है कि वो महंगी वस्तुओं में आता है। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन या बहुत कुछ अलग अलग तरह के मिलते हैं, तो लोगों का उसके बारे में मानना या मतभेद हो जाता है। तो उसी में कभी कभी क्या होता है कि व्याख्याओं में बदलाव आ जाता है। ठीक है, कभी मान लीजिए कि कोई पहले बोला है वो सटीक उस समय बैठ रहा था, लेकिन उसके बाद अगर रिसर्च में कोई उससे भी सटीक जवाब दे दिया तो पुराना से ये बदलाव हो गया।
निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारे जानकारी से परे हैं। इसी बारे में बताया जा रहा है कि अगर कोई अभी कुछ कह रहा है, पहले कुछ था, तो निश्चित रूप से ये है कि अभी भी जो जानकारी है हम लोगों से परे है। अभी सब कुछ हम लोग नहीं जान पाए हैं और हो सकता है हमेशा ही रहे। ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा हम लोगों से परे ही रहे, ठीक है। हम लोग कभी पूरी गुत्थी को सुलझा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास लिखित कुछ मिला नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। कुछ वस्तु, कुछ औजार, कुछ मनके, कुछ ईंटें इस तरह से मिले हैं, जिससे हम लोग संभावना जता रहे हैं कि हो सकता है ऐसे किया गया हो या ऐसे किया गया हो। तो क्या है कि अभी तक हम लोगों को क्लियर नहीं पता चल पाया है, पूरी जानकारी नहीं मिली है और हो सकता है कि हमेशा के लिए हम लोग से परे ही रहे, ठीक है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्य संस्कृति भी कहा जाता है। जैसे कि हमने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। पुरातात्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, ठीक है। पूरा वस्तु यानी पुराना वस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली का, एक विशेष शैली से बना हो और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड में के संबंध में पाए जाते हो। ऐसा इसीलिए कि एक भौगोलिक क्षेत्र, कोई खास भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, या कोई खास कालखंड से संबंधित अगर होता है तो उसको कहा जाता है संस्कृति। सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरा वस्तुओं के मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। और इस तरह की अगर वस्तु की बात करें, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें, जिससे जानेंगे, तो इसमें कुछ मिला है पुरा वस्तुओं में। मुहरे, मनके, बाट, ठीक है। मुहर मतलब कि जो आकृति आप लोग यहाँ देखें, इस तरह का कोई चित्रित किया हुआ रहता है, ठीक है, उसको मुहर कहा जाता है। उसके बाद मनके, ठीक है, जो मूंगा बनाया जाता है, जो माला पहनने के लिए बनाया जाता है, वो मनके, उसका जो दाना होता है मूंगा, उसको मनका कहा जाता है। बाट, जो हम लोग किसी चीज़ को तौलने के लिए उपयोग करते हैं, अभी केजी में पहले बाट उसी को कहा जाता था, बटखरा से बाट बना है, ठीक है। उसके बाद पत्थर, कुछ विशेष प्रकार के पत्थर, ठीक है, जो दूर दूर से लाए गए हैं, आसपास के जगह पे नहीं दिखते हैं। और क्या है? फलक, फलक उसको कहा जाता है जो तराजू का पलड़ा होता है दोनों साइड, उसको फलक कहा जाता है, ठीक है। या किसी भी चपटी चीज़ जो प्लेट के आकार की हो, उसको कहा जाता है फलक, ठीक है। जो कि चित्र 1.2 में है, पक्की हुई ईंटें सम्मिलित है, ठीक है। 1.2 चित्र यही है, 1.2 में है, जिसमें पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? पकी हुई ईंटें हैं, सम्मिलित है। और क्या है? ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली हैं और एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। मानचित्र 1 में आप लोग देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ से वस्तुएं मिले हैं। अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। जो बलूचिस्तान क्या है कि पाकिस्तान का अंश है अभी, और गुजरात, अलग अलग क्षेत्रों से मिला है। जो कि आप लोग देख सकते हैं कि चित्र 1 में दर्शाया गया है कि ये अलग अलग दूरी से दूसरे और दोनों आपस में, दोनों नहीं, सभी जितने भी जगह बताए गए हैं सब आपस में दूरी पर हैं, ठीक है। उसके बाद भी इतना दूर दूर में देखिए, मानचित्र 1 में आप लोग देख सकते हैं, यह है मानचित्र 1। क्या क्या था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्षेत्र है ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, इधर बलूचिस्तान का क्षेत्र है, और ये जो धौलावीरा आप लोग को दिख रहा है ये गुजरात में है, ठीक है। ये सब लोथल वगैरह ये सब कहाँ है? गुजरात में है। तो ये सब आपस में एक दूसरे से दूरी पे बसे हुए हैं, फिर भी एक जैसी सभ्यता मिली है, ठीक है, या एक जैसे वस्तु हर जगह से मिल रहे हैं। वही बात बताया जा रहा है कि ये क्या है कि एक जैसी वस्तुएं मिले हैं और एक दूरी से लंबी दूरी पर स्थित है। इन सभ्यताओं का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, पृष्ठ 6 के नाम पर किया गया है, ठीक है। ये जो है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए किया गया है क्योंकि जो पहली बार जो सभ्यता खोजी गई, जहाँ उस जगह का नाम था, उस समय जिस समय खोजा गया था उस समय उस जगह का नाम था हड़प्पा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600
और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इसका काल निर्धारण किया गया है कब, कि ये लगभग 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के समय में यहाँ पे संस्कृति हुआ करती थी। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अवस्थित में थी। क्रमशः आरंभिक तथा अपवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो है ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है, ये भी पता लगाया जा रहा है, ये भी पता लगा है कि यहाँ ये जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, जो हड़प्पा सभ्यता था, उससे पहले भी यहाँ संस्कृति थी और उसके बाद भी यहाँ संस्कृति रही है। ठीक है, लेकिन आरंभिक परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, आरंभिक परवर्ती हड़प्पा। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इनके विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। और ये जो संस्कृति है, ये जो पहले था उसके और उसके बाद है, उससे इसको अलग करने के लिए, यानी हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए इसको विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यानी कि ये विकसित हड़प्पा संस्कृति कहने का मतलब क्या है कि इस कालखंड का जो था, कब का, 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच के कालखंड का जो हड़प्पा था वो पहले से ज़्यादा विकसित था। ठीक है, या बाद में जो हुआ उससे भी ज़्यादा विकसित था, इसीलिए इसको क्या कहा दिया गया कि हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता था। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आरंभ को देखते हैं। ठीक है, आरंभ में क्या है कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ठीक है, क्या बता रहा है, जैसे कि पिछले भी हम लोग लाइन में पढ़े कि इस समय जो है, इस विकसित हड़प्पा जो है, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वे उसको विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। उससे पहले भी यहाँ संस्कृतियां अस्तित्व में थी और ये संस्कृति अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंध थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। ठीक है, और हम लोग कैसे जाने हैं कि इसके पास एक विशिष्ट मृदभांड की शैली थी। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का शैली था, एक विशिष्ट था, विशेष प्रकार की, और इसके संबंध में तथा इसके संदर्भ में कृषि। ठीक है, उस समय जब विकसित हड़प्पा से पहले भी यहाँ संस्कृति थी, उस समय भी कृषि, साथ में पशुपालन और कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण हमको पता है कि इससे पहले भी यहाँ सभ्यता थी। ठीक है, शिल्पकारी करने का मतलब क्या होता है कि पत्थर पे, ठीक है, या मिट्टी के पट्टिका पे उरेखा गया या बनाया गया जानवर या फूल का चित्र या अंकित किया गया कोई लिपि, ठीक है, भाषा की लिपि को शिल्पकारी कहा जाता है। ठीक है, खास करके पत्थर पे बना। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर होती थी। यानी कि बस्तियां छोटी होती थी, बड़े आकार की संरचनाएं, यानी बस्ती के भी आकार बड़े नहीं थे और उसमें बने हुए मकानों के भी आकार बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे घास फूस के घर बने थे। ठीक है, उससे पहले। और कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाके में जलाए जाने के संकेत से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, क्या है कि कुछ स्थल को बड़े पैमाने पे जलाया गया है, ऐसा साक्ष्य मिला है, इलाका ऐसा मिला है कि बड़े पैमाने पे बहुत सारे इलाके को जला दिया गया है तथा कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिया गया है, यानी कि छोड़ के यहाँ से कहीं और चला गया। जैसे होता है कि कहीं कहीं कभी कभी पानी की समस्या हो जाती है कुछ एरिया में, या किसी तरह के कोई समस्या हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ अपने घर को, अपने सब कुछ को त्याग करके किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर बसने का प्रयास करते हैं। ठीक है, या कहीं प्रकृति का प्रकोप हो जाता है तो वहां से उठ करके लोग चले जाते हैं, जिसको पलायन भी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, पलायन। ठीक है, कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच का क्रम भंग है। ये इससे पता चलता है कि जो आरंभिक हड़प्पा था, ठीक है, जो विकसित हड़प्पा नहीं था, ठीक है, और उसके बाद क्या है, तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच, हड़प्पा सभ्यता किसको कहा गया है, विकसित हड़प्पा। ठीक है, जो हड़प्पा विकसित था उसको कहा है हड़प्पा सभ्यता, और जो आरंभिक हड़प्पा, प्राचीन हड़प्पा, ठीक है, ये दोनों के बीच का क्रम भंग है। यानी दोनों एक साथ, मान लीजिए कि कोई घर में हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे रहते हैं कि मेरे दादाजी रहे, फिर मेरे पिताजी रहे, फिर हम रहे, ऐसा नहीं। ठीक है, जैसे क्रम भंग कहने का मतलब कि मेरे दादाजी रहे, फिर मेरा पिताजी का कहीं और नौकरी लग गया तो वहाँ जाके रहें, और ठीक है, उसके रिटायरमेंट के बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद हम जब वापस बड़े हुए तो हम यहाँ रहने आए, तो इस घर का जो है क्रमबद्ध नहीं हुआ। ठीक है, बीच में क्या है, क्रम को भंग हो गया, यहाँ पे रहने का जो क्रम है बीच में भंग हो गया था। इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है कि बीच का क्रम जो है वो भंग हुआ है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि निर्वहन के तरीके, निर्वहन यानी जीवन यापन के तरीके। तो हड़प्पा सभ्यता में जो जीवन यापन के तरीके किस तरह के हैं, आइए जानते हैं। आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पाई संस्कृति के कुछ स्थानों पर मनपी, जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी, इन संस्कृति में कई तत्व जिसमें निर्वहन के तरीके शामिल हैं समान थे। ठीक है, क्या है कि चित्र 1 और 2 में देखने का रहा है, आप लोग देख सकते हैं मानचित्र 1 और 2 में कि देखा गया है कि विकसित जो हड़प्पा सभ्यता था उसके कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी, ठीक है, जहाँ पे क्या था कि आरंभिक हड़प्पा मतलब अस्तित्व में था। आरंभिक जो हड़प्पा था, शुरुआती हड़प्पा था, जहाँ अस्तित्व में था वहीं ये विकसित भी पनपा है। ठीक है, और इन संस्कृतियों में से कुछ अस्तित्व जिनमें निर्वहन के तरीके शामिल हैं समान थे और रहने सहने का तरीका भी समान था। ठीक है, जहाँ पहले से रहते आ रहा था लोग, उसी में विकसित हड़प्पा भी पनपा। ठीक है, विकसित हड़प्पा सभ्यता भी पनपा और रहने सहने का या जीवन यापन का, निर्वहन का तरीका भी कुछ कुछ समान है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवास कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन से करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे कैसे भोजन करते थे कि पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद यानी कि कंदमूल, ठीक है, या फल, ठीक है, जंगली फल, और जानवरों, ठीक है, जानवर के मांस जिसमें से मछली भी शामिल है। और ये सब जानवर के मांस ही केवल नहीं, जानवर के मांस या बहुत सारे जो पालतू जानवर थे उनके दूध, ठीक है, यानी कि जानवर से प्राप्त उत्पाद लिखा हुआ है। देखिए हम अगर पढ़ा रहे हैं बुक ना, तो हम प्रयास करेंगे कि बुक से बाहरी चीज आप लोगों को नहीं दें, जो बुक में जितना चीज मेंशन है उतना ही दें, ताकि आप लोग कम अगर कंफ्यूज हो, क्योंकि यहाँ पे खाली क्या लिखा है, जानवर, जानवरों से प्राप्त उत्पाद तथा जानवर जिसमें से मछली है से प्राप्त भोजन। ठीक है, तो हम अगर दूध ऐड कर देते हैं या कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं तो हो सकता है कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में कोई एक नया शब्द बैठ जाए और कन्फ्यूजन हो जाए। जितना चीज़ बुक में दिया है बस उतना को ही लेके चलिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा आप लोग को एक्टिविटी दिखाना है इसमें तो यूपीएससी वगैरह का जो तैयारी करता है उसके लिए ठीक है, और अगर नेचुरल आप लोग 12th क्लास का एग्जाम देना है या जेपीएससी तक के लिए इससे ज़्यादा डीप नहीं जाता है। तो चलिए बातों में बिना भटके हुए इसमें देखते हैं क्या है कि और क्या क्या मिला है। जले अनाज के दानों बीज की खोज से पूरा तत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। और क्या है कि कुछ जले बीज मिले हैं, ठीक है, जिससे क्या पता चलता है कि आहार में बीज का भी उपयोग किया जाता था, यानी कि कृषि कार्य भी होते थे, इससे पता लगाया जा रहा है। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ थे। और जो वनस्पति के बारे में यानी दाने के बारे में, ठीक है, अनाज के दाने के बारे में कौन रिसर्च कर रहे हैं, वनस्पतिज्ञ। ठीक है, जैसे विज्ञान का वैज्ञानिक होता है उसी तरह वनस्पति जो पहले के पुराने वनस्पति के बारे में रिसर्च करते हैं उसको वनस्पतिज्ञ कहा जाता है। तो वो लोग कर रहे थे। और हड़प्पा स्थलों के से मिले अनाज के दानों में कौन कौन सा दाना था, गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल थे। ये सब दाने मिले, यानी कि ये सब का कृषि कार्य होता था। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं, और गुजरात का जो स्थल है वहाँ से बाजरा का दाना भी मिला है, यानी कि ये भी कृषि होता था लेकिन किसी खास जगहों पे। ठीक है, और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, और चावल के दाने जो है ये सब दूसरे अनाजों के अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थानों से मिली जानवरों के हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंसे तथा सूअर की हड्डियां शामिल है। ये सब जानवर के हड्डी मिले हैं। पूरा प्राणी विज्ञानियों यानी कि प्राणी विज्ञान जो होता है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान के बाद हम लोग प्राणी विज्ञान के बारे में दिया गया चीज को अध्ययन करेंगे, अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये जानवर पालतू जानवर थे। ठीक है, और ये जो जानवर है वो लोग क्या कहते हैं कि ये जो जानवर है वो पालतू जानवर है। प्राणी विज्ञान जो है वो इसके बारे में रिसर्च करके बता रहा है, तो उनका कहना है कि ये जो जानवर थे ये पालतू जानवर थे, ठीक है, जंगली जानवर नहीं थे, यानी कि ये इंसानों के द्वारा उस समय बसे इंसानों के द्वारा पाला गया जानवर था। उसके बाद आगे क्या है कि जंगली प्रजातियों वैसे वारा जिसको सुअर कहा जाता है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डी भी मिली है।
जो एक तो पालतू सुअर यहाँ पे शामिल है, और वाराह इसके बड़े दांत वाले जो जंगली सुअर होते हैं उनके भी, और हिरन और घड़ियाल के भी हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ हड्डी मिले हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछलियां तथा पक्षियों के हड्डी भी मिले हैं। और ये अभी तक नहीं पता लग पाया है कि जो सभ्यता था, सभ्यता के सभी लोग शिकार करते थे, ठीक है, यानी कि शिकार अपना शिकार खुद करते थे, या ये लोग आखेटक समुदाय कहने का मतलब जो शिकारी समुदाय है, जो शिकार करना जिसका पेशा है, उससे ये लोग खरीद करके प्राप्त करते थे। जैसे कि अभी हम लोगों को जो मांस खाते हैं उनको मांस की आवश्यकता होती है तो कहाँ जाते हैं? वो लोग जाते हैं जहाँ पे मटन बिकता है, पट्ठा काट करके, तो एक व्यावसायिक हो गया, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मांस खाने का मन किया, घर में बकरी पाल रहे हैं, उसी के बच्चे से प्राप्त करते हैं पट्ठे से घर में, ठीक है। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि पेशेवर जो बेचने वाला है मांस, वहां से लेकर के आते हैं। उसी तरह से ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि उस समय के जो लोग थे मांस प्राप्त करने के लिए, जो आखेटक समुदाय यानी शिकारी समुदाय थे, उसके पास से लाते थे या खुद करते थे शिकार। और क्या क्या मिला है, मछलियों तथा पक्षियों की हड्डी भी शामिल है जो साक्ष्य मिला है। आइए कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के समय की कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दाने में कृषि के संकेत मिलते हैं तथा वास्तविक कृषि विधियों के विषय के स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। मतलब वास्तविक ये कि कृषि का कौन सा विधि था, किस विधि से कृषि कार्य होता था, वो लोग दाने को ऐसे छींट देते थे या उसको मिट्टी बना करके लगाया जाता था या बोया जाता था एक एक करके, ठीक है। किस तरह से लगाया जाता था विधि नहीं पता चल पाया है, यह स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन कृषि कार्य होता था ये पता चला है। क्या जुते हुए खेतों में बीज का छिड़काव किया जाता था, यानी कि बीज का छिड़काव जुते हुए खेतों में किया जाता था, या मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। और ये जो है मोहरों पर अंकित क्या है, यह वृषभ की तस्वीर है, ठीक है, मुहर पर अंकित था। और इससे ये पता चलता है कि वो लोग वृषभ से जो है अनजान नहीं थे, इसके बारे में जानते थे, वृषभ के बारे में, वृषभ के विषय में जानकारी थी। और इस आधार पर पुरातत्वविद यह भी मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। अब पुरातत्वविद अंदाजा लगाते हैं वृषभ के तस्वीर को देख करके कि जुताई के लिए उस समय भी बैलों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों में बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रारूप प्राप्त हुए हैं। और बनावली यानी चोलिस्तान जो है, वहाँ जो है सो बनावली के मिट्टी, यानी बनावली कहाँ है, हरियाणा, हरियाणा में विशेष प्रकार की मिट्टी होता है जिससे हल के प्रारूप मिले हैं। और इसके अतिरिक्त पुरातत्वविद को काली बंगान यानी कि जो राजस्थान में है नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। और काली बंगान जो है वहाँ पे क्या है कि राजस्थान में जो काली बंगान है वहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य यानी सबूत मिले हैं, ठीक है, मिट्टी को जोता गया है, ये साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्थलों से संबंध है। और ये कहाँ से, आरंभिक हड़प्पा स्थल, क्या बोले कि बीच का क्रम भंग है, ठीक है, शुरू में भी वहाँ पे हड़प्पा काल था और बीच में भी पनपा, ठीक है, और अंतिम में भी था। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता बीच वाले को कहा गया, ठीक है, उससे पहले भी था और बाद में भी। लेकिन ये जो बात बताया जा रहा है ये कहाँ से मिला है, पुरानी पहले की जो था। और क्या देखने को मिलता है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यानी कि एक इधर से जोता गया है तो एक इधर से जोता गया है। यहाँ जो कोण बनेगा हर जगह क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है, समकोण पे काटती है। इससे क्या पता चलता है, यह दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अब समझिए कि कितना विकसित है कि उस समय एक साथ दो अलग अलग तरह के फसल को उगाए जाते थे। यानी कि इधर से जो हल चल रहा है इसमें एक किस्म का बीज डाला जाएगा और फिर इधर से जो हल चल रहा है इसमें एक किस्म का बीज डाला जाएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग तरह के फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजार को पहचानने का प्रयास किया है। पुरातत्वविद क्या किया है कि जो फसल अगर खेती किया जाता था तो फसल की कटाई के लिए भी कोई औजार का प्रयोग होता होगा, ठीक है, तो उसको भी पहचानने का प्रयास किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के
पत्थरों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे। कहने का मतलब क्या है कि जो उस समय के लोग थे वो हाथ में पकड़ने वाला जो हैंडल है वो लकड़ी का, और इसी में पत्थर का बिठा करके और इस तरह का कोई आकार आकृति बना करके फसल को काटने का काम करते थे, प्रयोग किया करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। और अधिकांश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था, अर्ध शुष्क मतलब सूखा हुआ, पूरी तरह से नहीं लेकिन सूखा सूखा हुआ अर्ध शुष्क क्षेत्र था। तो यहाँ अगर कोई कृषि कार्य करेगा तो उसको सिंचाई की भी आवश्यकता हमेशा पड़ती थी। और अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थान से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। और कहाँ, अफगानिस्तान में कौन सी जगह, सोर्तुगई, ठीक है, सोर्तुगई में क्या मिला है, नहरों के अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब के सिंध में नहीं। और पंजाब का जो सिंध जगह स्थान है वहाँ पे इस तरह का नहर का कोई साक्ष्य मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी, या ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी से सिंचाई किया जाता हो। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कहाँ, सोर्तुगई जो अफगानिस्तान में, वहाँ तो मिला है साक्ष्य कि सिंचाई के लिए नहर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वहीं पे दूसरा जो है पंजाब और सिंध, क्या है, परंतु क्या है कि पंजाब का जो सिंध है वहाँ पे इस तरह का कोई भी चीज़ देखने को, कोई भी साक्ष्य नहर का देखने को नहीं मिला है। संभव यह भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत पहले गाद किसको कहा जाता है, जो मिट्टी का कटाव होता है, पानी के साथ मिट्टी बह करके जाता है, गीला कीचड़, उसी को गाद कहा जाता है, उससे भर गया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। ठीक है, प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त धौलावीरा यानी कि जो गुजरात में है में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय करने हेतु होता होगा। ठीक है, और एक धौलावीरा में जलाशय मिला है जिसका क्या संभावना जताया जा रहा है कि कृषि के लिए जो जल का संचय है, यानी जल को जो स्टोर किया जाता होगा वो इसी जलाशय में किया जाता होगा। ठीक है, ऐसा संभावना जताया जा रहा है। तो आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस तरह की क्लास की आवश्यकता है। और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ से आगे कंटिन्यू रहेगा। और कमेंट करें कि अगर कहीं पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट अवश्य करें, और इसी तरह से पढ़ना है या कुछ सुधार करना है उसके लिए भी कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।